हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया करने वाले हैं। नया इस हिसाब से करने वाले हैं कि ये जो पूरा वीडियो रहेगा, जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है, हम यहाँ पर केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो ये पूरा सीए फाइनल का सिलेबस है न्यू स्कीम का, इसमें आपको एक सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसके अंदर आपको कुछ 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक लॉस। वहां पर आपको कुल मिला के 5 एक्स्ट्रा ऐसे एक्ट दिए गए हैं जो आपको वहां पर पढ़ना है। उनमें से हर एक एक्ट के लिए एक एक केस स्टडी है जो आपके सिलेबस में है। एक तरीके से ये प्रोफार्मा है कि केस स्टडी कैसे आने वाली है एग्जामिनेशन के अंदर। उसमें कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, उसके साथ में कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में रेरा एक्ट की एक केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मॉड्यूल में दी गई है। मॉड्यूल के बेसिस पर हम उसको डिस्कस करेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के कैसे आंसर देने हैं वो भी हम समझेंगे। तो केस स्टडी को कैसे ब्रेक डाउन करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 पेज पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। आपको फटाफट ब्रेक डाउन करके उसे कुछ कुछ पार्ट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रेरा की केस स्टडी को और उसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों केस स्टडी को चालू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर रेरा का थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रेरा चैप्टर जब पढ़ा था कब कवर किए थे, तो वही मैंने यहाँ पर आपका रेरा चैप्टर यहाँ पर ओपन किया है। हम कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स को यहाँ पर समझेंगे, जिससे आप जैसे ही आपका रिविजन हो जाएगा, आप जब केस स्टडी पढ़ना चालू करेंगे तो आपको मेन प्रोमिनेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, रेरा एक एक्ट है जो 2016 के अंदर आया था। रेरा को रियल एस्टेट इंडस्ट्री को संभालने के लिए लाया गया। 1 मई 2017 यानी 1 मई को 2017 को इसके 92 के 92 सेक्शंस फुल फ्लेज्ड फोर्स में आ चुके थे। एक साल पहले तक 59 ही आए थे, बट 2017 में मई के अंदर पूरे सब के सब सेक्शंस यहाँ पर आ गए थे। किसके लिए बनाया गया है? यहाँ पर जो अलॉटीज है यानी कि जो बायर्स है, हम जैसे लोग खरीदने वाले हैं उनके लिए, जो बेचने वाले लोग हैं प्रमोटर है, और इन दोनों के बीच में जो ब्रोकर है, एजेंट है, मिडिल मैन है, कुछ भी बोलो, इन तीनों के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन था। अब अगर एट ए ग्लांस हम प्रोमिनेंट फीचर्स देखें तो उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना पड़ता है। 1 मई 2017 के पहले भी जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, अगर वो ऑनगोइंग है, ठीक है, यानी कि रेरा आने के पहले ही आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट आपको अगर सीसी नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पर रेरा के अंदर आपके प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर रेरा के पहले कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऑनगोइंग था, सीसी भी मिल चुका है, तो फिर बात खत्म। ठीक है, बाद वाले जो है 1 मई 2017 के बाद वाले, उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है। अगला पॉइंट क्या था? रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों के लिए ये रेरा एक्ट अप्लाई होता है। आगे वाला पॉइंट 9th पॉइंट आपको दिख रहा होगा। एक बार आपने जो प्लान्स है, स्ट्रक्चर्ड प्लान्स है, आपने यहाँ पर अप्रूव करवा लिए हैं, उसके बाद में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको 2/3 ऑफ द अलॉटीज की परमिशन लेनी पड़ती है। अब बिल्डर्स लोग भाग नहीं सकते हैं। 10th पॉइंट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए 5 साल तक जो प्रमोटर है वो यहाँ पर उसके लिए लायबल रहेगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं। जितना भी पैसा आपको अलॉटीज से आता है वो आपको एक सेपरेट शेड्यूल बैंक के अकाउंट में डालना पड़ता है। कितना पैसा? 70% का। वो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो? जैसे जैसे आपका कंप्लीशन होते जा रहा है प्रोजेक्ट का, वैसे वैसे आप उसको वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है। 15th पॉइंट, क्या सभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर रजिस्टर होना जरूरी है क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका जो एरिया है 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या फिर उनके जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है वो 8 यानी कि 8 अपार्टमेंट से ज्यादा है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज होती है तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। ठीक है, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम में कम कर सकती है जैसी उसकी इच्छा हो। नाउ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जितने भी है जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यानी कि मई 17 में आया है तो उनको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। मई के बाद में उनको 3 महीने में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे उन्होंने और क्या बोला है? एग्जम्पशन की बात करें, 500 स्क्वायर मीटर से अगर आप कम हो मत लीजिए, 8 अपार्टमेंट से कम है मत लीजिए, आपको सीसी पहले ही मिल चुका है मत लीजिए, आप रीडेवलपमेंट, रिनोवेशन, रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, नया अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए। सर जो एजेंट्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? यस, एजेंट्स को भी रजिस्टर होना जरूरी होता है। और जो एजेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोजेक्ट्स में सेल कर पाएंगे?
ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है वो उन्हीं के साथ में डील कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस रियल एस्टेट के हम छोड़ सकते हैं। देखिए 24th पॉइंट में लिख रखा है, रियल एस्टेट एजेंट आर बार्ड टू फैसिलिटेट द सेल और परचेस ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर विद द अथॉरिटी। ये पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, एडवांस फी के नाम पे जो पैसा लेते हैं वो 10% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट बिल्डिंग जो भी आप बेच रहे हो 10% ही आप ले पाएंगे एडवांस के नाम पर, ठीक है। सैंक्शन प्लान्स को आपको फॉलो करना होगा। अब इसके बाद में जैसे ही आपको ओसी मिला है, ओसी के 2 महीने के अंदर अंदर आपको फिजिकल पोजीशन देना होगा, ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलते ही। और उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर रेरा जो अथॉरिटी क्रिएट होती है उसके अंदर कौन कौन होता है वो बातें हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बातें हैं हम यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए पेनल्टी की बात कर लेते हैं कि पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी में आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट बनने से पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रायर, बाद में नहीं। तो रजिस्ट्रेशन आपको पहले लेना होगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपके ऊपर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की पेनल्टी लगेगी, 3 साल के लिए अंदर जाओगे। मेन तो बात है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं लिया। उसके अलावा पेनल्टी क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दी तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई प्रोविजन कॉन्ट्रवेंट किया 5%, अथॉरिटी की नहीं सुनी 5%, एपेलेट ट्रिब्यूनल की अगर नहीं सुनी तो 10%, ठीक है, वहां पर मेजर है। और हर दिन का फाइन भी लगेगा जो मैक्सिमम 10% तक जा सकता है, ठीक है। एजेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर लगेगी पेनल्टी। कितनी लगती है एजेंट्स के ऊपर, सेक्शन नंबर 9 में रजिस्ट्रेशन होता है, सेक्शन नंबर 10 में एजेंट्स के फंक्शंस बताए गए थे। अगर वो गड़बड़ करते हैं 10,000 रुपए हर दिन का, मैक्सिमम कितना जाएगा 5% तक जाएगा, ठीक है। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल की नहीं सुनी उन्होंने, किसने, एजेंट ने, तो फिर 10% तक जाएगा मैक्सिमम, हमको पता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल के केस में 10% जाता है, दूसरे केसेस में 5% जाता है, सेम फॉर अलॉटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा रिविजन किसका, रेरा के। हमने इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ ली है। आइए अब हम आते हैं इसके अंदर और समझते हैं कि रेरा की केस स्टडी कैसे दी गई है, उसको पढ़ते हैं फटाफट, मेन पॉइंट्स लिखते हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको एग्जामिनेशन में भी इस चीज को रीड करना होगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं हमारी केस स्टडी नंबर 1। ध्यान रखिए पैराग्राफ्स यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आपको कितनी बड़ी केस स्टडी दी जाएगी। देखिए पेज नंबर 1 है, पूरा यहाँ पर लिखा गया है, पेज नंबर 2 है, पूरा लिखा गया है, और यहाँ पर 3rd पेज पर आके आपकी केस स्टडी खत्म हो रही है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और डिस्क्रिप्टिव में भी 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। घबराइए मत। हम यहाँ पर बचपन में अनसीन पैसेज पढ़ते थे, अगर आपको याद हो तो, हम हेडिंग देना है उसको, अनसीन पैसेज की इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं, वही तरीका है। फर्क इतना है जो मैंने आपको रिविजन करवाया ना अभी, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो इलेक्टिव पेपर है आपके लिए टफ भी होने वाला है एक तरीके से, बट इजी क्यों होगा, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है वो तो मालूम होना चाहिए ना। आप बुक खोल के पलटा तो नहीं सकते हो सिर्फ, राइट। इसीलिए आपको रिविजन होना जरूरी है। तो अगर आप मेरी यहाँ पर एडवाइस लेंगे तो हर एक्ट का, मैंने जितने भी एक्ट्स पढ़ाए हैं आप उन वीडियो को रिफर कर सकते हैं, वहाँ पर समरी नोट्स बनाइए आप एक एक पेज के। वो नोट्स अगर आप जैसे प्रोमिनेंट फीचर्स के आपने 6 बुलेट पॉइंट्स बना लिए, वो काफ़ी रहेंगे, वो पढ़ लीजिए, रिविजन हो जाएगा, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप उन नोट्स को भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। लेट्स सी। भानु प्रताप तनेजा कौन है, एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। तो आप नाम हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तनेजा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिल्ली बेस्ड है। पिछले लास्ट डिकेड में क्या किया उन्होंने, उनकी कंपनी है जिसका नाम है गर्वित भूमि डेवलपर। तो लिखते जाइए, देखिए तनेजा है, उनकी कंपनी कौन सी है, गर्वित, ठीक है। शॉर्ट में हम लिखते जाएंगे, गर्वित कंपनी है और ये उसके प्रमोटर है, एक तरीके से बात हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उनका ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में उनका ऑफिस है। ऑलरेडी 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वो चला रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना, क्या कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, ये लिख लीजिए, मतलब कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, आर लिख लीजिए। टोटल कितने हैं, 4 है। 2 है गुड़गांव में, इन्होंने बोला है, मुझे नहीं पता है। 1 है जयपुर में और 1 है लखनऊ में, ठीक है। इतने प्रोजेक्ट्स इनके पास ऑलरेडी है। इनकी टीम मैनेजमेंट अच्छा है। अब देखिए इसको स्किप करना है, लग्जरियस अपार्टमेंट बनाते हैं, प्रॉमिस टाइम में डिलीवर कर रहे हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है। 2015 की स्टार्टिंग में, ठीक है, ईयर है, इसको यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट यूपी के अंदर लॉन्च किया, ठीक है, 1000 रेसिडेंशियल यूनिट्स। ओहो हो, तो 1000। अब ये काम करते हैं, यूपी के प्रोजेक्ट का हम हाईलाइट्स बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यूपी के प्रोजेक्ट की बात चल रही है, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे। 1000 अपार्टमेंट्स, ओके। तो क्या ऑब्वियसली ये मोर देन 8 है, मोर देन 8 है ऑब्वियसली, ठीक है। जिसके अंदर 2 BHK है, 3 BHK है। दे वर टू बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट टू जनवरी 18।
तो टाइम लिख लीजिए 2015 से 2018 के अंदर इसको कंप्लीट करना था, 3 साल के अंदर अंदर, एंड डिलीवर टू द कंज्यूमर बाय दैट डेट। दिस प्रोजेक्ट वाज बीइंग कैरिड ऑन स्मूथली व्हेन द रेरा एक्ट 2016 केम टू बी इनेक्टेड ऑन 2016। अब देखिए सही बात है, बीच में अगर टाइम पीरियड देखें उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिया है, 2016 में एक्ट आया और 2017 में सारे सेक्शंस यहाँ पर अप्लाई हो गए, वो भी यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक्ट आया उसके पहले ही ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में चल रहा था। अब हमें बस ये चेक करना है कि सीसी क्या इसको मिला था क्या, सीसी मिल गया तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फायदा हुआ रिवीजन का, ठीक है। सिंस ओमेगा केप टाउन, ये इस यूपी के प्रोजेक्ट का नाम है तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यूपी ब्रैकेट में ओमेगा। Now, since Omega consists of 1000 residential units, which is more than 8, it was required to be registered, and so the company submitted the requisite documents with the concerned authority. उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर 1000 यूनिट्स थी, 8 से ज्यादा है, हमको रजिस्ट्रेशन करवाना था, हमने करवा दिया। मतलब सीसी तो नहीं मिला इनका, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया। ये बात यहाँ पर बाय डिफॉल्ट समझ में आ रही है। अब एप्लीकेशन उनकी कंप्लीट थी, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर उनको लॉगिन आईडी मिल गई, वेब पेज उन्होंने क्रिएट कर लिया। बहुत अच्छे 3 पैराग्राफ हमारे हो गए। कुछ है इन्फॉर्मेशन, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 और 3, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे आप तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए 4th में क्या बात चल रही है। अब देखिए बीच में क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 4 में तनेजा के पास में कुछ इन्फ्लुएंशियल डेवलपर्स आए, उन्होंने बोला कि हम अपार्टमेंट्स की प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो हम उनको बना रहे हैं। तनेजा होशियार थे, उन्होंने बोला, वो उसके लिए अग्री नहीं हुए, उन्होंने बोला ये लीगल है कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से, ठीक है। दिस रिवलेशन मेड बाय मिस्टर तनेजा डिस्करेज्ड द इंटेंडिंग डेवलपर्स एंड दे डिजिस्टेड फ्रॉम बीइंग अ पार्टी टू दिस प्रपोजल। उन्होंने बोला कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं, ठीक है भैया। अब देखिए तनेजा की कंपनी का नाम क्या था, गर्वित, क्यों, उसके बेटे के नाम पे, उसके बेटे का नाम है गर्वित, ठीक है। अब गर्वित जो भाई साहब कॉमर्स ग्रेजुएट है, अब बाप जो कर रहा है बेटे कुछ नया काम कर रहा है, तो देखिए वो क्या सोच रहा है। अब उसकी कहानी चालू हुई है पैराग्राफ नंबर 5 में। अब गर्वित भाई साहब यहाँ पर पिक्चर में है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, लॉ डिग्री उनके पास में है, उनका दोस्त है रोहित, ठीक है। तो गर्वित और यहाँ पर रोहित, ठीक है। रोहित के पिताश्री है देव, वो क्या करते हैं, वो है ब्रोकर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डील्ड इन सेल परचेज एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द टाइटल देव properties dealer from the Yusuf Sarai market. Since Rohit had joined the father's business, it was thought prudent to convert the existing proprietary business into a registered partnership firm titled as Dev and Sons Property Dealers. कोई बात नहीं, हमें इतना relevant information नहीं है, हमको बस ये पता है कि ये ब्रोकर है, ठीक है। अब रियल एस्टेट एक्ट के आने की वजह से रोहित ने कंसल्ट किया हिज फ्रेंड गर्वित की इम्प्लीकेशंस क्या है रियल एस्टेट एजेंट्स के। अकॉर्डिंगली गर्वित ने क्या बोला कि हमको पता है कि जो ब्रोकर है उनको रजिस्टर लेना जरूरी है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर की हेल्प से एज अ ब्रोकर उन्होंने अपनी फर्म को रजिस्टर करवा दिया। वेरी गुड, मतलब ये रजिस्टर्ड ब्रोकर है अंडर रेरा, हमको समझ में आ गया। चलिए अब हमारा ये एक पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है क्या, यस एक पेज कंप्लीट होता है। देखिए हम फटाफट करते जा रहे हैं। चलिए अब 6th पैराग्राफ क्या बोल रहा है, फर्दर गर्वित ने रोहित को एक प्रपोजल दिया। गर्वित मेड अ प्रपोजल टू रोहित, क्या बोला उसने कि दे कुड एसोसिएट देमसेल्फ विद ओमेगा अ रजिस्टर्ड रेरा प्रोजेक्ट। मतलब गर्वित का जो प्रोजेक्ट है ओमेगा वो भी रजिस्टर्ड है और इनका जो फर्म है वो भी रजिस्टर्ड है। इसने बोला कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट से आप एसोसिएट हो जाओ और यहाँ पर जितने भी फ्लैट है उनकी सेल करने के लिए आप हमारी हेल्प करो और आप उनको बेचते जाओ। गर्वित ऑल्सो कॉशन्ड देम दैट एज पर द एक्ट सिंस देयर फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट दे वर नॉट सपोज टू फैसिलिटेट सेल परचेस ऑफ एनी प्लॉट जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड ना हो। तो उसने ये भी बोला गर्वित ने कि हमारा तो रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमारे अलावा ऐसा कोई प्रोजेक्ट मत ले लेना जो अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि अब आप रेरा में रजिस्टर्ड हो तो आप सिर्फ रेरा वाले प्रोजेक्ट को ही बेच सकते हो। बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पर सीख दी, एडवाइस दी गर्वित ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, 7th पैराग्राफ देखते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या चल रहा है, 7th में उन्होंने नॉलेज वाली बात करी, दोनों बात कर रहे हैं। गर्वित बोल रहा है कि भैया आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रोकर हो इसलिए सेक्शन नंबर 10 बोलता है आप कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐसा एडवर्टीजमेंट मत देना जो आप इंटेंड नहीं करते हो बेचने के लिए एटसेट्रा। हम आते हैं पॉइंट वाली बात पे। अब देखिए स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। रोहित है तो रोहित और गर्वित तो दोस्त है, गर्वित कौन है, प्रमोटर है, रोहित कौन है, ब्रोकर है। अब यहाँ पर कौन बचा, एक अलॉटी चाहिए हमको जो बायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको ऐसे लिखते हैं, रोहित ब्रोकर, ये हमको मिल गया अलॉटी, ठीक है। और हमारा जो गर्वित था वो कौन है, गर्वित यहाँ पर था हमारा प्रमोटर, ठीक है। तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो रही है। अब देखिए तो यहाँ पर रोहित का एक फ्रेंड है, मैंने यहाँ पर थोड़ा समरी क्रिएट किया है आपके लिए पॉइंट नंबर 8 के अंदर।
कि रोहित है उसका फ्रेंड तरुण है जो आईबीएम में काम करता है, उसके डॉक्टर है डॉक्टर एसएस शर्मा, ठीक है। वो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनको फ्लैट की ज़रूरत थी, रोहित के पास में आए। रोहित ने बोला ओमेगा के अंदर एक फ्लैट रखा हुआ है जो यहाँ पर ओरिजिनल अलॉटी का है, पर वो नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। तो ओरिजिनल अलॉटी ने मना कर दिया है, इसलिए वैसे तो प्रोजेक्ट फुल है बट आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो तरुण भाई साहब आए, फ्लैट देखा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, प्लान देखे, लेआउट प्लान देखा, स्टेज वाइज शेड्यूल लिया कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। उनकी मीटिंग हुई, डॉक्टर शर्मा ने यानी कि अंकल ने 75% पे कर दिया, 25% बोला जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आएगा तो हम आपको दे देंगे। फिर से ट्विस्ट आता है पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर। कुछ महीनों बाद में क्या हुआ, डॉक्टर शर्मा को एक नोटिस आया कि बॉस अब ना आपको ये फ्लैट नहीं मिल पाएगा, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें किसी थर्ड पार्टी को विथ ऑल द राइट्स एंड विथ ऑल द लाइबिलिटीज हमको ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो हमको क्या पता है, हम पढ़ के आए हैं प्रोमिनेंट फीचर्स में कि अगर आपको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना है तो आपको 2/3 अलॉटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट, यस। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमको 2/3 अलॉटी की परमिशन चाहिए रहेगी, कंसेंट चाहिए, इसलिए आपकी भी हमको कंसेंट चाहिए रहेगी। इन केस एनी ऑफ द अलॉटीज वॉज नॉट एग्रीबल टू दिस प्रपोजल ही कुड गेट हिज मनी रिफंडेड, आपको उनका मनी वापस से मिल जाएगा। तो आगे क्या हुआ, यहाँ पर जैसे नोटिस आया, अब डॉक्टर शर्मा को जगह पसंद थी, उन्होंने वो बात मान लिया कि मैं भी अपने कंसर्न देता हूँ। क्यों, क्योंकि उनकी जो मीटिंग सेटिस्फैक्ट्री हुई थी, नया डेवलपर जो आ रहा है वो साई डेवलपर्स के नाम से है, ठीक है। तो साई डेवलपर्स भी यहाँ पर काम करेगा, उनको पता था कि रेरा के अंदर 95% तो ऑलरेडी हाँ कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली 2/3 से ज़्यादा तो हो ही गया है, मैं भी हाँ कर देता हूँ। रिटर्न कंसेंट उनको अथॉरिटी से भी मिल गई है। तो जो यहाँ पर थर्ड पार्टी ट्रांसफर की कंडीशन सी देखी, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही है, ठीक है, कि 2/3 की परमिशन चाहिए और अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, दोनों मिल गया। जो नया डेवलपर आएगा वो कोई प्रोजेक्ट का उसको एक्सटेंड करने के लिए टाइम मिल गया है, नो, नॉट पॉसिबल। कंप्लीशन तो उसको उसी डेट पर करना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जितना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है 5 ईयर्स तक वो नया डेवलपर ही संभालने वाला है, तो वो पूरे रिलीव थे, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। मिस्टर साई डेवलपर्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उन्होंने टाइम पे प्रोजेक्ट किया। सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन्होंने लिया। डॉक्टर शर्मा ने 25% जो बचा हुआ था वो पेमेंट किया, उनको उसके बाद में ओसी मिला। फिजिकल पोजीशन उन्होंने वहाँ से ले लिया 2 महीने के अंदर, जो हम देख के आए जो होना चाहिए। सिंस द अलॉटीज वर सपोज टू टेक फिजिकल पोजीशन विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, उन्होंने वो ले लिया। ही वॉज ऑल्सो गिवन अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उनको मिल गए, प्लान्स वगैरह उनको सब दे दिए गए। ही ऑल्सो बिकेम ए मेंबर ऑफ RWA, जो वहाँ की सोसाइटी की बनी, तो उनको वहाँ भी वो मेंबर बन गए। इन द मीन टाइम द प्रमोटर एग्जीक्यूटेड अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड भी लास्ट में बन गई, ठीक है, इन ईच ऑफ द अलॉटीज अलॉन्ग विद द अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल टाइटल उनको मिल गया। पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। हमने सारे टाइटल्स यहाँ पर समझ लिए हैं, डेडलाइन हमने समझ ली है। आइए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। देखते हैं एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन हम स्पीड से करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, किसको रिक्वायर्ड नहीं है, हमको पता है 500 स्क्वायर मीटर से कम या 8 अपार्टमेंट से कम, ठीक है। तो वेयर द एरिया ऑफ द लैंड प्रपोज टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर्स और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट प्रपोज टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 8, राइट। तो और लिखा गया है 500 स्क्वायर मीटर्स है और 8 है, बराबर बात है। यहाँ पर 5000 लिखा गया है नेक्स्ट में, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 250 है, वो भी गलत है। 300 है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। Who is required to submit a copy of duly obtained approvals and commencement certificate for getting the project registered with RERA? किसकी जिम्मेदारी है बॉस? ऑब्वियसली प्रमोटर की जिम्मेदारी है ना, कि उसको सारी कॉपी ऑफ अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी सबमिटेड। रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट शेल, वो क्या नहीं करेगा या क्या करेगा, ठीक है। तो उसको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? यस। वो खुद को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं करेगा, यस। वो फैसिलिटेट करेगा सिर्फ रजिस्टर्ड के, यस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। फोर्थ, प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, रुक जाओ, 5 साल, हमको पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब आपको सब रिवीजन हो चुका है, आंसर्स इजी रहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज येट टू बी रिसीव्ड इज मैंडेटरी। उन्होंने बोला कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्या उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो उन्होंने बोला नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ लैंड और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, नो, ठीक है, क्योंकि पहले सीसी मिल गया ना आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर विच सीसी इज येट टू बी रिसीव्ड, सर क्वेश्चन में लिखा है येट टू बी रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुआ है सर, तो सर उसको लेना पड़ेगा, यस, ठीक है, बट वहां पर कंडीशंस उसको देखनी पड़ेगी, ओके। अ रियल एस्टेट डेवलपर कैन लीव द प्रोजेक्ट मिडवे बाय सेलिंग द प्रोजेक्ट टू द थर्ड पार्टी।
अगर उसको अप्रूवल मिल जाए 2/3 ऑफ द अलॉटीज का, बिल्कुल सही। टाइम लिमिट विद इन विच द अलॉट इज रिक्वायर्ड टू फिजिकल पोजीशन 2 मंथ्स, ऊपर ही सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। 2 मंथ्स, जब से ओसी मिला है उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर। सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, सैंक्शन सब कुछ मिला है, वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है? देखिए प्लान के हिसाब से बना है, सिर्फ इतना ही बोला गया है, रहने आ सकते हो ये नहीं बोला है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब रहने लायक हो जाएगा वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब, तो ऑक्यूपेंसी बोला जाता है, ठीक है। चालू करने के लिए कमेंसमेंट होता है। 9th, फ्लैट परचेज बाय डॉक्टर शर्मा जॉइंटली विद हिज वाइफ मिस नीलिमा शर्मा, दो फंडेड बाय हिम, वुड बी हेल्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रोविजन एक्ट। हो इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला कि क्या एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए अगर कोई भी चीज खरीद रहा है तो हमेशा बेनामी होता है क्या? नो, ठीक है, क्योंकि हमेशा बेनामी नहीं होता है, पर इसकी कंडीशन क्या है, अगर वो प्रूव करे कि उनका जो सोर्स है वो नॉन सोर्स है, यानी कि जो पैसा आया है वो नॉन सोर्स से आया और ब्लैक का पैसा नहीं है, तो ठीक है। एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट मतलब क्या होगा, तो उन्होंने बोला वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज फॉर्मल और इन राइटिंग, वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था तनेजा का, पिताश्री का किसी के साथ में, वो लीगल उनको इन्फोर्सिबिलिटी लानी थी, जरूरी नहीं था, फॉर्मल भी नहीं था, तो भी वो एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होता है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है दोस्तों। सो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 3 क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं, उसके आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वही यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि तनेजा ने ये डील मना कर दी थी जहां पर वो प्राइजेस फिक्स कर सकते थे अपार्टमेंट्स के, क्यों? उन्होंने बोला कंपटीशन एक्ट के हिसाब से वो गलत है। क्या उन्होंने सही किया? ऑब्वियसली यहाँ पर भानु प्रताप तनेजा ने लॉफुल काम किया है, उस कंपटीशन एक्ट के हिसाब से कंपटीशन एक्ट मना करता है ऐसा काम करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, कार्टेल इसको बोला जाता है, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं और प्राइजेस फिक्स करने की कोशिश करते हैं, चाहे एग्रीमेंट राइटिंग में हो नहीं हो, फॉर्मल हो नहीं हो, उसको हम बोलते हैं। और वो कार्टेल जो भी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो गलत होता है। हेंस एन एग्रीमेंट जो ये सब काम करता है वो गलत है, वो वॉइड है। भानु प्रताप सिंह ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कॉम्पिटिशन एक्ट के इस अरेंजमेंट एग्रीमेंट के अंदर आते थे, उन्होंने मना करके एकदम सही किया है। अगर ऐसा एसोसिएशन होता तो वो वॉइड होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि 1000 की जगह अगर 250 फ्लैट्स ही होते तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता, और अगर है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो ये बात तो हमको पता है कि सिर्फ 8 फ्लैट्स की ही यहाँ पर क्राइटेरिया है, 250 है तो भी रजिस्ट्रेशन उनको लेना होता। डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्लियरली सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती, ठीक है। आपको सारे अप्रूवल्स देने पड़ते, पिछले 5 साल में जो आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए उनकी भी आपको लिस्ट देनी पड़ती, आपको फोटोग्राफ, प्रमोटर का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ता, सारे प्लान, सारे लोकेशंस, ओपन एरिया कौन कौन से हैं, डिक्लेरेशन देना पड़ता कि आपकी जो लैंड है वो कोई भी चार्जेस से फ्री है, यानी कि इनकम्बरेंसेस उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड कब तक आप चीज़ें खत्म करेंगे एटसेट्रा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और हमारा काम यहाँ पर खत्म होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आप तो ये बताइए कि डॉक्टर शर्मा ने अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट किया है तो वो कौन सी थी, जिनको नहीं किया है वो कौन सी थी। और सेकंड पार्टी पूछ रहा है कि जो यहाँ पर थर्ड पार्टी को उन्होंने साइड डेवलपर्स को पूरा ट्रांसफर किया है क्या वो सही था? तो यस बिल्कुल सही था। आइए इसका आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं यहाँ पर आंसर नंबर 1 में कि जो राइट्स जो ड्यूटीज उन्हें यहाँ पर करी है, यानी कि फुलफिल करी है, वो क्या है? तो उनका राइट था पूरा इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, उन्होंने किया। फिजिकल पोजीशन उन्होंने टाइम पे लिया, स्टेज वाइज उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लास्ट में फिजिकल पोजीशन के टाइम पर भी उन्होंने लिया। तो यस ये सब चीज़ें उन्होंने कंप्लीट करी है। सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है? ड्यूटीज़ क्या थी, ठीक है। सोसाइटी के मेंबर बने, उनको बनना चाहिए था, पेमेंट उन्होंने टाइम पे किया, फिजिकल पोजीशन उन्होंने टाइम पे लिया, कन्वेंस डीड पर भी उन्होंने सारी चीज़ें करी है, ठीक है। अब जो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी वो क्या है? द राइट टू क्लेम द रिफंड, वो रिफंड ले सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उन्होंने उस ऑप्शन को चूज किया। और उन्होंने क्या किया? वो अपनी ड्यूटी क्या फुलफिल नहीं कर पाए? द ड्यूटी टू पे इंटरेस्ट एट अ प्रिस्क्राइब रेट फॉर डिले इन मेकिंग एनी पेमेंट, इट वाज सो बिकॉज ही हैड मेड द पेमेंट्स इन द अकॉर्डिंग्स। उन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सारी चीजें पे करी है। जो थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर साइन है आके सारा फिजिकल या फिर ट्रांसफर ले लिया, राइट, सही था ना,
अथॉरिटी की परमिशन थी, 2/3 अलॉटीज की परमिशन थी, और क्या चाहिए, सारी चीज़ें काम पे हो गई। ठीक है दोस्तों, सो ये 3 क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर पूरे हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी समझ लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। इसी के साथ में हमारा जो ये पहला केस स्टडी था जो हमने डिस्कस किया रेरा के ऊपर, इकोनॉमिक लॉ आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, वो हमने यहाँ पर कवर किया है। आने वाले कुछ और वीडियोज़ में मैं यहाँ पर रिविजन के साथ में केस स्टडी डिस्कस करूँगा आपसे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।